एशिया और भारत के पड़ोस में हाल के वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट की घटनाएं ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े किए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में हाल ही में देखी गई अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन की घटनाएं न केवल इन देशों के आंतरिक मामलों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों, विशेष रूप से भारत के लिए भी चिंता का विषय बना रही हैं। इस वीडियो में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुए तख्तापलट का विश्लेषण करूंगा और इस बात पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत में भी ऐसी कोशिश की जा सकती है या की जा रही है, और यदि हाँ तो इसके पीछे कौन से कारण हैं या वो कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, नेपाल में हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। काठमांडू के प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया और कोशिश की कि कैसे वहां के सरकार को उखाड़ फेंका जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, आगजनी और कर्फ्यू की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार द्वारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर युवाओं ने गुस्से का प्रमुख कारण बना और ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया, जिसने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को और हवा दी। नेपाल में एक आंदोलन शुरू में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को हटाने की मांग तक सीमित था, लेकिन जल्द ही ये सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि वो सरकार को बदलना चाहते हैं, जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में देखा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। दोस्तों, दरअसल ये आंकड़ा 9 से बढ़ के अब 16 हो चुका है। यह स्थिति बांग्लादेश और श्रीलंका की घटनाओं की याद दिलाती है, जहां छोटे मुद्दे ने व्यापक अस्थिरता को जन्म दिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट की घटना ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। यह आंदोलन शुरू हुआ था सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुधार के विरोध में, लेकिन जल्द ही यह हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश छोड़कर भागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी। सेना के प्रमुख यानी कि जनरल वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसने देश में सत्ता हस्तांतरण को और जटिल बना दिया। इस तख्तापलट के पीछे कई कारण थे, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, धार्मिक ध्रुवीकरण और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को खत्म करने का फैसला शामिल था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ विदेशी ताकतें जैसे कि अमेरिका का डीप स्टेट और चाइना इस अस्थिरता को बढ़ावा देने में शामिल हैं, और इन सब ने मिलकर बांग्लादेश में अस्थिरता और तख्तापलट के घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रगति, विशेष रूप से शेख हसीना की राष्ट्रप्रथम नीति, कुछ वैश्विक शक्तियों को रास नहीं आ रही थी। अमेरिका ने शेख हसीना से बांग्लादेश में सैन्य अड्डे की मांग की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। श्रीलंका में भी 2022 में आर्थिक संकट के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। यह संकट आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और विदेशी कर्ज के बोझ से उत्पन्न हुआ था। हम सब ने यह देखा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और रानिल विक्रमसिंघे ने बाद में राष्ट्रपति पद संभाला था। श्रीलंका में चीन का बढ़ता प्रभाव भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। चीन ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश किया था, विशेष रूप से हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट में, जिसे भारत अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता रहा है। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन विश्लेषकों ने विदेशी हस्तक्षेप, खासकर चीन की विस्तारवादी नीति से जोड़ा था। दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्तापलट की घटनाओं में कुछ समानताएं हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं, बहुत हद तक समानताएं हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। भारत के लिए चेतावनी के संकेत भी हैं, और इसमें संदेह और संकेत दोनों छुपे हुए हैं। जैसे कि तीनों देशों में सोशल मीडिया ने विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने और जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध ने आंदोलन को हवा दी, जबकि बांग्लादेश में आरक्षण विरोध को सोशल मीडिया ने व्यापक बनाया। भारत में भी सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग होता है
और ये किसी भी आंदोलन को तेजी से फैलाने का माध्यम बन सकता है। इन देशों में युवा आबादी, विशेष रूप से छात्रों की संख्या और आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वालों की संख्या में काफी इजाफा है। यानी कि वो छात्र ही हैं जो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में इन आंदोलनों को लीड कर रहे हैं। भारत में भी युवा छात्रों की कमी नहीं है। युवा आबादी काफी बड़ी है और बेरोजगारी, शिक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे असंतोष को बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका में विदेशी शक्तियों जैसे चीन, पाकिस्तान और कुछ अमेरिका के हस्तक्षेप की बात सामने आई है। भारत जो क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इन शक्तियों के लिए एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है, या फिर अगर ये कहें कि इन शक्तियों के लिए एक बड़ा लक्ष्य है जहां पे काफी समय से तख्ता पलट, सिविल वॉर या आंतरिक अस्थिरता के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि विगत भूतकाल में किस तरीके से, चाहे वो सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ हो, इन सब के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा है। भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा है। दरअसल ये प्रयास, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें डीप स्टेट शामिल है, कुछ लोगों का कहना है कि चाइना का एंगल है, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका का एंगल है। और अभी के समय में जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और हम इसे होते हुए देख रहे हैं, उस हिसाब से और फिर हमारे देश में जो कुछ भी समस्याएं हैं और जिस तरीके से हमारे देश में 0.5% यानी कि 0.5 फ्रंट वाली जो स्थिति है, जहां पे जो 0.5 फ्रंट दुश्मन हमारे देश के अंदर बैठे हैं, वो खाते यहाँ का हैं, लेकिन वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे भारत को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे भारत और भारतीयता पे संकट और आघात पहुंचाया जाए, कुठाराघात किया जाए। दोस्तों, चीन की विस्तारवाद नीति और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियां पहले से ही क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने का काम करती आ रही हैं। तीनों देशों में आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता ने जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा किया है। भारत में भी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे मौजूद हैं जो किसी बड़े आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, और इस बात के कयास काफी समय से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में तख्तापलट की कोशिश की संभावनाओं को समझने के लिए हमें देश की आंतरिक और बाहरी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। हमें भारत की आर्थिक विकास के बावजूद असमानता, बेरोजगारी, युवाओं में असंतोष का कारण बन रही है, इस बात को भी समझना होगा। यदि सरकार इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती है, तो ये विरोध प्रदर्शन किसी भी अलग रूप ले सकती है, जैसा कि हमने देखा है कि अभी हाल ही में पेपर लीक की वजह से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण भारत में पहले से ही है और ये एक संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण ने तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत में सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव अभूतपूर्व है। ये किसी से छुपा नहीं है। यह न केवल जानकारी का स्रोत है, बल्कि अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलाने का भी माध्यम बन चुका है। जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये हमेशा से होता आ रहा है जब से सोशल मीडिया अपने अस्तित्व में आया है। दोस्तों, हमने देखा है कि चीन ने श्रीलंका और बांग्लादेश में अपने प्रभाव का उपयोग करके अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। भारत में भी चीन सीमा विवादों, साइबर हमलों और आर्थिक दबाव के जरिए प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और ये काफी समय से कर रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे आईएसआई की भूमिका की खबरें सामने आई थी और इसके ऊपर बहुत सारे विश्लेषकों ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी किया था। भारत में पहले से ही आईएसआई समर्थित आतंकी गतिविधियां और अलगाववादी आंदोलन और उसको करने वाले लोग मौजूद हैं जो किसी भी बड़े संकट को बढ़ावा दे सकते हैं। ये लोग काफी समय से भारत में ऐसा कुछ करने का सपना देख रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, जिसमें चाहे वो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अमेरिका की नाराजगी की बात सामने आई थी और उसके बाद जो कुछ भी घटित हुआ, जिसमें शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया, शेख हसीना के सरकार को उखाड़ फेंका गया, उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे देश में बैठे हुए कुछ लोग उसी सपने को यहाँ भी होते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास से कोई जाए, कोई घुस जाए और प्रधानमंत्री के अंतर वस्त्रों को लेकर हवा में लहराएं, जैसे कि हमने शेख हसीना के तख्ता पलट के समय देखा था। प्रधानमंत्री के, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएं और वहां के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएं, साथ में सेल्फी भी खिंचाएं। ऐसे मंसूबे और ऐसे सपने देखने वालों की संख्या इस देश में कम नहीं है। दोस्तों, अगर भारत में भी
सरकार अमेरिकी हितों के खिलाफ नीतियां अपनाती है तो डीप स्टेट जैसे तत्व अप्रत्यक्ष रूप से अस्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं और वो काफी लंबे समय से इसे करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भारत को इन खतरों से निपटने के लिए कई कदम उठाने होंगे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और शिक्षा में सुधार आवश्यक है। धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण को कम करने के लिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। गलत सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी और नियमन यानी कि सोशल मीडिया के रेगुलेशंस को सेटअप करना होगा, वो करना काफी जरूरी है। मेक श्योर करना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं किया जाए या वो प्रभावित ना हो। और सबसे अहम दोस्तों कि जो विदेशी हस्तक्षेप हो रहे हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, उसको रोकना होगा, उसके तह तक जाना होगा, उन लोगों को, उन दोषियों को ढूंढना होगा, उन्हें उनके बिल से निकालना होगा जो काफी समय से भारत को अस्थिर करने के अपने मंसूबे पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे इतर हमें यह भी देखना होगा कि उन विदेशी ताकतों के मंसूबों को भारत की धरती में रह के भारत के खिलाफ कौन करने का प्रयास कर रहा है या उसे अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। उन गद्दारों को भी उनके बिल से बाहर निकालना होगा और उनसे भी सख्ती से निपटना होगा। दोस्तों, आप सबको मैंने बताया कि आखिर वो कौन से कारण हैं और किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। इससे इतर मैंने आपको उसके कारण, उसके और उपाय भी बताए कि आखिर किस तरीके से भारत सरकार ये सब कुछ होने से रोक सकता है। लेकिन मैं अंत में आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि दरअसल भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल नहीं है। भारत भारत है और भारत में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी काफी मुश्किल है। ये करना तो दूर की बात है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें खुद को इतना सजग रखना होगा एक देश के तौर पे, एक देश के राष्ट्रवादी नागरिक के तौर पे, या यूं कहें कि देशभक्त के तौर पे, कि जब कभी भी हमें इस तरीके की आशंका लगे कि कुछ लोग विदेश में बैठे उन शक्तियों से मिलके, उन विदेशी ताकतों से मिलके, उनके इशारों पे नाच के भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे घटनाओं को यहाँ भी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसके खिलाफ बात करना चाहिए। और ये हम सबका यानी कि आपका और मेरा, हम सबका मिला जुला कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करके भारत को अंत में अस्थिर करने का जो उनका लक्ष्य है उसके तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।